अपन आज 10वीं क्लास के अध्याय एक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का चैप्टर आज अपन शुरू कर रहे हैं। अपन ये जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो अपने 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और अभी हम 10वीं क्लास में भी एक ये चैप्टर आया है अपने। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, अपन जानते हैं कि कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि गर्मियों में कमरे के ताप और दूध को गर्म खुला छोड़ दें तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। लोहे के अगर मान लो हम आर्द्र वायु में खुला छोड़ दें तो वो भी उसके ऊपर जंग लग जाता है। अंगूर का अपन मान लो सड़ाते हैं तो उसका किण्वन हो जाता है और उससे शराब बनती है। भोजन को पकाया जाता है तो भी उसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, यानी उसके कुछ गुण धर्मों में परिवर्तन हो जाता है। तो आज अपन जो है ये पढ़ते हैं कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए अपन जानते हैं कि एक उदाहरण लेते हैं अपन या क्रियाकलाप के रूप में कि अगर एक हम लोहे मैग्नीशियम का एक फीता लेते हैं और उसको अपन क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में उसको पहले रेगमाल पत्र से रगड़ते हैं और रेगमाल पत्र से रगड़ करके हम उसको जो है जलाते हैं वायु की उपस्थिति में। तो मैग्नीशियम का फीता जो होता है वो एक चमकीले लोहे के साथ चमकीले धुआं देता हुआ चमकीले आंखों के साथ जो है जलता है, ये चमकीले धुएं के साथ में। तो ऐसा इसलिए होता है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है इसके लिए आपको जो है आंखों पर चश्मा भी लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम के रिबन जब जलाते हैं तो एक तेज चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है जो हमारे आंखों के लिए हानिकारक होता है। तो इस क्रियाकलाप को करते समय वो सावधानी रखनी चाहिए। और अब हम बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में वास्तव में क्या होता है कि जब एक पदार्थ को अपन किसी की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जलाते हैं या दूसरे से क्रिया कराते हैं तो उसके कुछ गुणों में परिवर्तन हो जाता है। गुणों में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा एक और क्रियाकलाप अपन देखते हैं, क्रियाकलाप 1.2, एक प्रणाली में अपन लेड नाइट्रेट का घोल लेते हैं जिसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देते हैं तो अपन देखते हैं कि वहाँ उसमें भी जो है पीले रंग का घोल बन जाता है। एक और क्रियाकलाप अपन देखते हैं कि अगर हम मान लो ये क्रियाकलाप आपने पहली पुरानी कक्षाओं में किया है, आप जानते हैं कि दानेदार जस्ते पर अगर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं जिंक के ऊपर दानेदार जस्ते पर, तो अपन देखते हैं कि ये दानेदार जस्ता अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है और हाइड्रोजन गैस देता है और साथ में लवण भी बनाता है। तो ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया के अंदर होने वाले कुछ परिवर्तनों के बारे में बताया गया है। तो इन 2-3 क्रियाकलाप जैसे अपन मैग्नीशियम का फीता जलाया तो उसके अंदर अपन देखा कि वो चमकीले धुएं के साथ जलता है, चमकीली राग और सफेद रंग की राग उत्पन्न करता है। अगर हम लेड नाइट्रेट को अगर हम मान लो पोटेशियम आयोडाइड के घोल के साथ क्रिया कराते हैं तो भी अपन देखते हैं उसमें पीले रंग का एक घोल प्राप्त होता है। और अगर हम दानेदार जंस्ते के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो भी अपन देखते हैं इनमें आपस में क्रिया होती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और कुछ लवण भी बनता है। तो इन सब क्रियाकलापों से हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर कुछ गुणों में परिवर्तन होता है, कुछ अपन को उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। वो परिवर्तन क्या क्या होते हैं, एक तो होते हैं कि उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, एक उसके अंदर क्या होते हैं अवस्था में परिवर्तन होते हैं, पदार्थ के रंग में परिवर्तन होते हैं, उसमें से कोई गैस भी निकलती है, गैस का निष्कासन भी होता है, उत्सर्जन होता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम मान लो पानी के अंदर मान लो अम्ल की मात्रा मिलाते हैं तो प्रणाली गर्म हो जाती है, यानी उसके अंदर ताप में भी परिवर्तन हो जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तनों में जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं या और कोई परिवर्तन होते हैं तो उनके अंदर कुछ न कुछ उसके गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे अपन इस पार्ट के अंदर अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। और उससे पहले रासायनिक अभिक्रिया में अपन जानते हैं कि जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, दो या अधिक से पदार्थ भी आपस में क्रिया करते हैं, तो वो ये जो क्रिया होती है उसको अपन सूत्रों के रूप में और प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, तो उसे अपन रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो पहले अपन जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्योंकि जब भी हम रासायनिक अभिक्रियाएं लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, रासायनिक समीकरण लिखना पड़ेगा। रासायनिक समीकरण भी अपन 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि अपन कोई अभिक्रिया होती है उसमें अगर दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं तो अपन देखते हैं कि उसको अपन शब्दों के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि
जिंक की अपन जैसे अभी ऊपर अपन ने क्रियाकलाप किया, अभी अपन ने क्रियाकलाप किया, जैसे मान लो एक दानेदार जस्ते के ऊपर, दानेदार जिंक के ऊपर अपन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अगर डालते हैं, मिलाते हैं, तो अपन जानते हैं कि इनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। और रासायनिक अभिक्रिया होने से उसमें क्या होगा कि जिंक क्लोराइड भी बनेगा, और उसके साथ में या जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया को अपन यूं बोलते हैं, लिखते हैं, तो क्या होता है, ये लंबा हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, संक्षिप्तीकरण रूप में उसको लिखा जाता है। तो उसको संक्षिप्तीकरण रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो उस संक्षिप्त रूप को अपन शब्दों में नहीं लिखते हैं, उसको अपन क्या करते हैं, उसके जो जो शब्द, जो जो पदार्थ, रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, वो उन पदार्थों के अपन क्या करते हैं, या तो उसको सूत्रों के रूप में या उनको प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। तो ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, कि जिनको अपन क्रिया कारक कहते हैं, जो अभिक्रिया करते हैं और जो उत्पाद बनते हैं, उनको सूत्रों के रूप में या प्रतीकों के रूप में लिखना एक रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लो मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है, दहन का मतलब होता है जलाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और साथ में जो है आपके एक राख भी उत्पन्न होती है, चमकीली राख भी उत्पन्न होती है। तो इसको अपन ने, ये अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, इसको अपन ने शब्दों में लिख दिया तो ये विवरण थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इसको अपन क्या करते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, दो तरीके होते हैं। एक अपन शब्द समीकरण लिखते हैं, जैसे मान लो लिख दिया अपन ने ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इन दोनों ने क्रिया की और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। लेकिन इसमें हमको ये पता नहीं चल रहा कि कौन कौन से तत्व कितनी कितनी संख्या में भाग ले रहे हैं, मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने अणु बन रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अपन इस शब्द समीकरण को क्या करते हैं, सूत्रों के रूप में लिखते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा ये होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक और जो क्रिया फल होते हैं, जो क्रिया करते हैं और जो क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, उनको अपन सूत्रों के रूप में या प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। और ये भी दिया हुआ है कि किसी अभिक्रिया में जो, जैसे भी यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं, तो इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ये अभिकारक कहलाते हैं। इसी प्रकार इन दोनों की क्रिया से जो नया पदार्थ बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो नया पदार्थ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये उत्पाद कहलाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो क्रियाएं होती है रासायनिक समीकरण के अंदर। एक तो उसमें क्रिया करने वाले पदार्थ होते हैं क्रिया कारक के रूप में, उनको हम अभिकारक भी कह सकते हैं, और एक अभिक्रिया होने के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसको अपन उत्पाद कहते हैं या क्रिया फल कहते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में अपन देखते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हो जाते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उत्पाद हो जाते हैं। अब ये रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ स्टेप्स होते हैं, जो कुछ तरीके होते हैं, उनको अपन कैसे लिखते हैं। रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि दोनों साइड होती है। जैसे मान लो अपन जो क्रिया कारक होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके क्रिया कारक जो होते हैं, जैसे मान लो अपन यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम प्लस ये ऑक्सीजन, इसमें अपन ऑक्सीजन लिखते हैं, तो यहाँ अपन देखते हैं कि ये दोनों पदार्थ आपस में क्रिया कर लेते हैं और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन देखते हैं कि इस समीकरण के अंदर ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ये अभिक्रिया में भाग लेता है, ये अभिक्रिया करते हैं, तो इनको अपन क्या कहते हैं, इनको क्रिया कारक कहते हैं। और ये आपके जो है ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है। क्या कहलाती है, लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है। और इसमें अपन ये क्रिया कारक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, क्रिया कारक कहलाते हैं। ठीक है, इनको क्रिया कारक कहेंगे। और ये जो इधर जो होते हैं, ये जो होते हैं ये वाले, ये आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड कहलाते हैं। RHS ये राइट हैंड साइड होंगे आपके। और इसमें जो पदार्थ बन रहा है इसको अपन उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि किसी रासायनिक समीकरण के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो है क्रिया कारक लिखते हैं और
राइट हैंड साइड के अंदर उत्पाद को लिखते हैं। हमेशा जो है क्रिया कारकों से क्रिया फलों की ओर जो है तीर का निशान लगाया जाता है, ये ध्यान रखना होता है। रासायनिक समीकरण को इस प्रकार लिखते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पाद के बीच में देखो बीच में जो है तीर का निशान लगाया जाता है, या बराबर का निशान भी लगा सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आपको जैसे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप जो है यहाँ पर आप जो है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तीर का निशान भी लगा सकते हैं, तीर का निशान लगा सकते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ हमेशा क्रिया कारकों से क्रिया फलों की ओर एक आपको तीर का निशान लगाना चाहिए। अब है रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं? रासायनिक समीकरण लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, उससे कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे आप पहला स्टेप ये होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो भाग ले रहे हैं उन क्रिया कारकों के प्रतीक लिखे जाते हैं, उनको सूत्र के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे कि मान लो जैसे अपन ये लिखा हुआ, जैसे मैग्नी, अभी अपन ने पढ़ा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, तो यहाँ देखो मैग्नीशियम का प्रतीक लिख दिया Mg, प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये वायु की ऑक्सीजन जो होती है इसको O2 लिखते हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दी और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसमें आप देखते हैं कि तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के अंदर ये ध्यान रखना होता है कि परमाणुओं की संख्या जो है दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, तब ये यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह है कि क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान और क्रिया फलों का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ अपन देखते हैं इस समीकरण के अंदर यहाँ मैग्नीशियम का एक परमाणु है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के अंदर भी आप देखते हैं मैग्नीशियम का एक परमाणु, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 परमाणु हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो ये अभिक्रिया जो है संतुलित नहीं है, इसको ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर इसको कंकाली समीकरण कहते हैं। जो असंतुलित समीकरण होता है उनको कंकाली समीकरण कहते हैं। तो यहाँ संतुलित करने के लिए एक विधि अपनाई जाती है, इसको अपन हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, उसको अपन आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और अभी यहाँ देखते हैं, आपको एक बार वापस समझा देता हूँ कि रासायनिक समीकरण के अंदर क्रिया कारकों, ये जो क्रिया कारक है इन दोनों क्रिया कारकों और इस क्रिया फलों का दोनों का द्रव्यमान जो होता है वो बराबर होना चाहिए। अगर ये द्रव्यमान बराबर नहीं है तो यहाँ रासायनिक संयोजन का जो नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो उसके हिसाब से ये बराबर होने चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि होती है जिसको अपन हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, उसका आगे उसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से इसको संतुलित किया जाता है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर किया जाता है। और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने का, रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम मालूम होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है, जैसे कि मान लीजिए आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अब रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। यानी कोई भी, ये याद रखना आपको, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में टोटल द्रव्यमान जो होता है वो आपका संरक्षित रहता है, बराबर रहता है। अभिक्रिया से पहले का टोटल द्रव्यमान, अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये अगर मान लो बराबर नहीं है तो वो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होता है। और इस रासायनिक संयोजन का जो नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार ये बात कही जाती है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पादों का कुल द्रव्यमान जो होता है वो अभिकारकों की कुल द्रव्यमानों के बराबर होता है। तो अगर मान लो अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे समीकरण जो होते हैं वो असंतुलित होते हैं और उनको हम कंकाली समीकरण कहते हैं। तो कंकाली समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि अपनाई जाती है, उस विधि को अपन जो है, उस विधि को अपन एक समीकरण का उदाहरण लेकर के हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हैं। जिसमें